नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमी के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में है। पूरा नाम क्या है इस स्कीम का? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम देखो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब सड़क के किनारे वो लोग जो रेडी लगाते हैं, फ्रूट या फिर सब्जियां इत्यादि बेचते हैं। सैलून वाले जो सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर काम करते हैं, या फिर लॉन्ड्री वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम स्वनिधि स्कीम। होगा क्या इस स्कीम में? देखो, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब वो लोग जो स्ट्रीट वेंडर थे लॉकडाउन लगने से पहले यानी 25 मार्च से पहले, उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकेगा। और ख़ास बात यह है बिना किसी गारंटी के, मतलब कोई चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का माइक्रो क्रेडिट मिलेगा, यानी लोन मिलेगा। कैश ट्रांसफ़र नहीं करेगी सरकार, लोन के तौर पर 10,000 रुपये मिलेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रीट वेंडर्स ये 10,000 रुपये की रकम टाइम पर चुका देते हैं तो एनुअल बेसिस पर 7% जो इंटरेस्ट है सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में डाल दिया जाएगा, जिन्होंने लोन लिया है सब्सिडी के तौर पर। समझ गए? मान लीजिए कोई ए पर्सन है, 10,000 रुपये का लोन लिया, ए ने समय पर चुका दिया, इंटरेस्ट भी भर दिया, तो 7% इंटरेस्ट जो है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर ए पर्सन के खाते में डाल देगी। स्कीम कब तक लागू रहेगी? ये स्कीम देखो एप्लीकेबल रहेगी मार्च 2020 तक, यानी अगले साल मार्च तक। इस स्कीम से देखो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका कामकाज प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से, वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकेंगे। और अगर अर्ली रीपेमेंट दी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा इस लोन की, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। देखो, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज ठीक उसी प्रकार का एक्सचेंज होगा जैसे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इन एक्सचेंजेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी अपनी आप को लिस्ट करवाती है और उसके बाद फंड्स रेज करती है मार्केट से। लेकिन देखो डिफरेंस ये होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सोशल एंटरप्राइजेज रजिस्टर कर सकेंगी। सोशल एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है? देखो, वो एंटरप्राइज जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, कॉमन गुड को इंश्योर करना। एग्जाम्पल देता हूँ, अरविंद आई हॉस्पिटल। ये देखो, अरविंद आई हॉस्पिटल की एक ऐसी चेन है जो पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब लोगों में आइज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाता है अरविंद आई हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो ये एक सोशल एंटरप्राइज है। इस प्रकार की एंटरप्राइजेज इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवा सकेंगे। सेबी इसके लिए रेगुलेशन संबंधित गाइडलाइंस जारी करेगी ताकि सोशल एंटरप्राइजेज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इस एक्सचेंज पे रजिस्टर करवा सकें और फंड्स रेज कर सकें मार्केट से, इक्विटी के माध्यम से, डेट के माध्यम से, या फिर म्यूचुअल फंड रिलीज करके। समझ गए? एक एक लाइन में इन सब का मतलब आपको बताऊं। देखो, इक्विटी मतलब शेयर्स परचेज करते हैं। मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो एक प्रकार से मैंने रिलायंस में हिस्सेदारी खरीदी है। डेट का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि 10,000 रुपये अगर आप मुझे देते हो, मान लीजिए ए कंपनी है, वो कहती है आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए और बदले में हम आपको ये प्रिंसिपल इतने साल बाद लौटा देंगे, लेकिन हर साल या फिर निश्चित समय के बाद इतना इंटरेस्ट आपको 10,000 रुपये पर देंगे। तो ये होता है डेट यानी कर्ज। और सबसे लास्ट में म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में ये होता है कई सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल बॉन्ड, शेयर मार्केट।
तो ये हमने जल्दी से मतलब जान लिया। देखो इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा क्या होगा। सोशल एंटरप्राइजेज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो जल्दी से इस एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगी और पैसा उनको हासिल हो सकेगा इंडिविजुअल डोनर से, फिलंथ्रोपिक यानी मानवता के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से, वो कंपनीज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम करवाना चाहती हैं, उनसे भी पैसा हासिल हो सकेगा। वैसे भी देखो हमारा जो देश है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के मामले में काफ़ी पीछे हैं, तो ये एक्सचेंज जब इस्टाब्लिश होगा तो सामाजिक कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, वो आसानी से फंड्स जुटा सकेंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन के अपग्रेडेशन के बारे में है। कुछ दिनों पहले हमारे देश की वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान की अनाउंसमेंट की थी और उस दौरान ये कहा था कि MSME की डेफिनेशन को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। इसी सिलसिले में अब इस डिसीजन को अप्रूवल दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। हालांकि देखो जो वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था उससे भी ज़्यादा डेफिनेशन जो है वो रिलैक्स कर दी गई है। नई डेफिनेशन है क्या हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी। देखो MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जान है, बैकबोन है। टोटल 6 करोड़ से ज़्यादा MSMEs हैं हमारे देश में और देश की GDP में इनका कंट्रीब्यूशन 29% से ज़्यादा है। देश का आधा जो एक्सपोर्ट होता है वो MSMEs के द्वारा किया जाता है। 11 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती हैं MSMEs। तो आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने में MSMEs का योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पुरानी जो डेफिनेशन है वो देखो निकल के आती है 2006 के MSME डेवलपमेंट एक्ट से, लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। पुरानी डेफिनेशन के अनुसार अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है और एनुअल टर्नओवर 10 लाख से कम है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। सबसे लास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन अब आप देख सकते हो डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दी गई है। अब नई डेफिनेशन के अनुसार अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। सबसे लास्ट में मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन ये है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना। तो देखो नई डेफिनेशन से फ़ायदा ये होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगा हमारे देश में। एक सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा नई डेफिनेशन का, सरकार MSMEs को बहुत मामलों में राहत पहुंचाती है। जैसे देखो अभी हाल ही में 3 लाख करोड़ का क्रेडिट अनाउंस किया गया है MSMEs के लिए। तो जितनी ज़्यादा डेफिनेशन रिलैक्स होंगी उतनी ही ज़्यादा MSMEs सरकार के इन लाभों का फ़ायदा उठा पाएंगी। सरकार जो स्कीम्स चलाती है MSMEs के लिए उनका इस्तेमाल कर सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs और इससे और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और MSMEs का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनेगा। चलते हैं आगे। मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में है। इन्होंने देखो हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग्स हैं वो घटा दी हैं। पहले इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग थी Baa2, अब घटा के कर दी गई है Baa3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो महामारी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ। अभी भी देखो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हैं। अगर हमारी रेटिंग एक और नोच गिर जाती है, हम Baa3 के बजाय एक और लेवल नीचे आ जाते हैं Ba1, तब हम नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एंटर कर जाएंगे। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ही हैं, मतलब मूडी का मानना है कि इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है फ़िलहाल के समय में। देखो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी किसी इकोनॉमी की, फॉर एग्जांपल AAA होगा तो मतलब
वहाँ पर वो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। ये कुछ डेटा है, जैसे रेटिंग एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो जीडीपी है वो 4% तक श्रिंक होगी। लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या मानती है इसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछने वाली है। यूपीएससी देखो एक क्वेश्चन ये पूछ सकती है, सिंपल, मूडी, फिच, एसएनपी ये क्या है। जैसे काफ़ी बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ये फर्टिलाइजर्स हैं, मिसाइल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्या हैं। तो इसी प्रकार के ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे कि ये म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम हैं। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में है। देखो वैसे तो ये स्कीम्स अप्रैल में ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने इनको नोटिफाई अभी किया है। इन स्कीम्स को लॉन्च करने का मकसद ये है हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। इन 3 स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन पर खर्च आएगा 48,000 करोड़। कौन सी ये 3 स्कीम्स हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दूसरे नंबर पे स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स SPECS, तीसरे नंबर पे मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। बात करते हैं पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये है हमारे देश में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, ये सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट का प्लान ये है शुरुआत में 10 फर्म्स को आइडेंटिफाई करके उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और जिन 10 फर्म्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उसमें से 5 ग्लोबल फर्म्स होंगी और 5 हमारे देश की डोमेस्टिक फर्म्स होंगी। तो संभावना ये है सैमसंग, ओप्पो जैसी कंपनीज अपना प्लांट इंडिया में लगाएंगी इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद। होगा क्या इस स्कीम में? एक बेस ईयर होगा, मान लीजिए 2020 बेस ईयर है। बेस ईयर के बाद जो ये एलिजिबल कंपनीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनके द्वारा अगर देखो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स की सेल इंक्रीज होती है जिनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, तो उस पर गवर्नमेंट 4 से लेके 6% तक का इंसेंटिव देगी। समझ गए? 5 साल तक ये स्कीम लागू रहेगी बेस ईयर के बाद। बेस ईयर 2020 है तो 2025 तक ये स्कीम चलती रहेगी, और जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनके द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, उनकी सेल इंक्रीज होती है तो उस पर 4 से 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके बाद बात करें स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर स्कीम। देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज, या फिर वो कैपिटल गुड्स जिनका इस्तेमाल होता है ऊपर ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। अब देखो होगा क्या, इन सब कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा उसका 25% सरकार कंपनीज को देगी इंसेंटिव के तौर पर। तो ये दूसरी स्कीम है। फिर से बोलता हूँ, इन सभी कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाई जाएगी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा उसका 25% सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पर इन कंपनीज को देगी। तीसरी स्कीम मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम EMC 2.0। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद देखो ये है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, वहाँ पे सरकार और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड करे ताकि और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज यहाँ पर आएँ। कॉमन फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग रेडी बिल्ड फैक्ट्री, शेड्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़। मकसद इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का यही है, जैसा हमने डिस्कस किया, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आएँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सरकार का अनुमान ये है अगले 5 सालों में इन स्कीम्स की सहायता से
10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 8 लाख करोड़ वैल्यूएशन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे देश में प्रोड्यूस होंगे। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, बहुत से भारतीय कोविड-19 की महामारी से पहले विदेशों में काम कर रहे थे, लेकिन महामारी फैलने के बाद वापस भारत लौट रहे हैं वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। अब ऐसे लोगों को देश में रोजगार प्रोवाइड करना एक चुनौती है और ऐसे लोगों को ही रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, स्वदेश इनिशिएटिव। होगा क्या? देखो, ऐसे लोग जो पहले विदेशों में काम कर रहे थे वापस भारत आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर उनको एक फॉर्म फिल करना होगा, बताना होगा कि उनके पास कौन सी स्किल है, विदेशों में उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, एक्सपीरियंस कितना है, कैसा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब दी जाएगी विदेशों से आने वाले सिटीजन्स के द्वारा, उनका एक कार्ड बनेगा, स्किल कार्ड। यहाँ पर देखो, स्वदेश स्किल कार्ड दिया जाएगा सभी लोगों को जो इस प्रकार का फॉर्म भरेंगे। और बाद में ये जो डेटा तैयार होगा, ये देखो डेटा शेयर किया जाएगा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और एम्प्लॉयर्स। इन स्टेक होल्डर्स के पास अगर कोई वैकेंसी अवेलेबल होगी तो बुला लिया जाएगा इन लोगों को बाकी लोगों के साथ साथ। कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव में? देखो, ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी NSDC। ये बॉडी स्वदेश इनिशिएटिव की इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट कर रही है। समझ गए? तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में। विदेशों से जो भारतीय लौट रहे हैं उनकी स्किल संबंधित डेटा को शेयर किया जाएगा वेरियस कंपनीज के साथ ताकि उनको जॉब मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में है। ये इनिशिएटिव भी 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद ये है सभी स्टेक होल्डर्स, एनर्जी से जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें एनकरेज करना कि आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़िए, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ एनर्जी रिसोर्सेज को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज लुप्त ना हों, यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है? देखो, सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर कम एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी का। आप पढ़ रहे हो, टेबल पे एक लैंप लगा है, आपको क्या चाहिए? रोशनी। अगर देखो आप बल्ब का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। रोशनी तो आपको मिल रही है लेकिन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होगी। अगर आप टेबल लैंप में बल्ब की जगह LED का इस्तेमाल करते हो, रोशनी आपको तब भी मिल रही है, रोशनी अच्छी भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो रही है। मतलब आप एनर्जी एफिशिएंसी को सुनिश्चित कर रहे हो। नोडल एजेंसी कौन सी है इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बॉडी आती है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की? अगर देखो एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस किया जाएगा तो हम काफ़ी एनर्जी बचा सकेंगे। इससे वो लोग जो अभी एनर्जी को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं उनके लिए भी हम एनर्जी एक्सेस को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज, अथॉरिटीज़, प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ आएंगे ताकि इंडिया के लिए एक नया एनर्जी फ्यूचर तैयार किया जा सके जिसमें सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। चलते हैं आगे। आर्टिकल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? RBI ने देखो 500 करोड़ का ये फंड इस्टेब्लिश किया है। मकसद क्या है? मकसद देखो ये है Tier 3 से लेके Tier 6 जो सिटीज़ हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो। ये पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, आप इस प्रकार से डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो, ये एग्जाम्पल है पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर ऐसा होता है
तो देखो, कैश का कम इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शंस में। आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करना जाते हो, इस प्रकार से पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट प्रमोट होती है। अब टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में तो कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। मतलब कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक एग्जांपल है पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरे भी टूल्स हो सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब ये टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक की जो सिटीज़ हैं, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6, मतलब छोटी सिटीज़ में अभी भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है शॉपकीपर्स के द्वारा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। तो आरबीआई ने ये फंड इसलिए इस्टेब्लिश किया है कि छोटे शहरों में भी टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें पैसा लेने के लिए। एक गवर्निंग काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी इस फंड को गवर्न करने के लिए। बट देखो, ये फंड मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा। देखो, 250 करोड़ रुपए तो इनिशियली आरबीआई के द्वारा दिए जाएंगे, और बाकी जो 250 करोड़ हैं वो कहाँ से आएंगे। देखो, जो बैंक्स इस प्रकार की मशीन्स इशू करती हैं ना, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो कुछ फंड कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। इसके अलावा आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर लिखा होता है ये वीज़ा कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है। ये वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये क्या है? ये देखो, ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, नेटवर्क्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। इनके द्वारा भी इस फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और बाद में तो एनुअल बेसिस पर जिन बैंक्स की ये मशीन्स होगी और जिन नेटवर्क का ये कार्ड होगा, वो दोनों मिलके एनुअल बेसिस पर कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये स्कीम लगातार चलती रहेगी। मतलब ये फंड में पैसा आता रहेगा रेगुलर बेसिस पर, और एनुअल बेसिस पर अगर कोई कमी रह गई तो शॉर्टफॉल को पूरा कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। मान लीजिए एनुअल बेसिस पर 400 करोड़ रुपए ही इकट्ठे हुए, बैंक्स ने भी दे दिए और कार्ड वाले नेटवर्क्स ने भी दे दिए, तो बचे हुए 100 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा दे दिए जाएंगे। मतलब शॉर्टफॉल जो है वो आरबीआई के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। फायदा क्या होगा इस इनिशिएटिव का? फायदा देखो यही होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा प्रमोट होंगी छोटे शहरों में भी। अगला आर्टिकल हमारा कोल इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नए कोल के माइंस ओपन किए गए हैं, उससे संबंधित है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। इसी ने 3 नए कोल माइंस को ओपन किया है, जिसका नाम है अदासा माइन, ये महाराष्ट्र के नागपुर एरिया में है। दूसरा और तीसरा शारदा और धनकशा जो है वो मध्य प्रदेश के कन्हन एरिया और पेंच एरिया में लोकेटेड है। बात करें अगर WCL के बारे में, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है कोल इंडिया लिमिटेड के 15 बड़े मेजर माइंस के ऊपर निगरानी रखता है। इनके अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका देखरेख यही करता है, और ये जो 15 बड़े माइंस हैं ये पूरे इंडिया का लगभग 70% कोल प्रोडक्शन अकाउंट करते हैं। इसीलिए WCL अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। इसका मेजर टास्क यही होता है कि हमारे पास कोल का कितनी अवेलेबिलिटी अभी मेंटेन है, जो भी औजार की जरूरत होती है माइनिंग में उसका हमारे पास कितना भंडार है, रेलवे पर हमने कितने कोल लाद दिए हैं, इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम WCL का है। इसी से संबंधित एक संवाद ऐप भी है, जो कि एक मोबाइल और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड या फिर कोल से संबंधित जितने भी एम्प्लॉइज हैं या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म संवाद पर अपने सजेशंस और फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स टीम है, जो कि टाइम फ्रेम में मतलब 7 दिन के मैंडेटेड पीरियड के अंदर अंदर उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स देती है। WCL का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में एडमिनिस्टर किया जाता है। WCL को कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में कंपनी का दर्जा दिया गया है, और ये 15 मार्च 2007 से मिनी रत्ना स्टेटस के अंदर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल तुरंत कस्टम्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये जो बोर्ड है ये हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। इस बोर्ड ने
एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलुरु और चेन्नई में, जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। है क्या इस प्रोग्राम में? देखो, अक्सर हमारे देश में बिजनेसमैन ये शिकायत करते हैं कि जब हम दूसरे देशों से कोई माल इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। माल को क्लियरेंस मिलने में, मतलब पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे तो माल पहुंच जाता है, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा क्लियरेंस मिलने में समय लग जाता है। इससे हमें नुकसान होता है। बट अब ये जो तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसकी सहायता से कस्टम ऑफिसर्स अगर देखो पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं भी हैं, दूर बैठे हैं, तब भी वो पोर्ट पर रखे हुए माल को एसेस कर सकते हैं। इवन देखो, बेंगलुरु के पोर्ट पर चेन्नई में बैठे कस्टम ऑफिसर्स माल को एसेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से वाइस वर्सा, यानी अगर चेन्नई में माल मौजूद है तो बेंगलुरु में बैठे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उस माल को ऑनलाइन एसेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से फेसलेस असेसमेंट होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने में ये सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इससे हमारे देश में कस्टम क्लियरेंस में पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आएगी, करप्शन भी कम होगा। अभी सिर्फ फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है, जैसा हमने डिस्कस किया, सिर्फ चेन्नई और बेंगलुरु में इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम। धीरे धीरे पूरे देश में सभी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए डेडलाइन रखी गई है 31 दिसंबर। पहले फेज में कुछ स्पेसिफिक गुड्स कवर होंगे इस प्रोग्राम में, जैसे देखो मैकेनिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आसान है, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये बोर्ड आता है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये बोर्ड आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स? दो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, बताइए कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये बोर्ड आता है? इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये थोड़ा सा इजी था, नाम से ही पता लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आएगा। यूपीएससी देखो बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व करना रिलेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि देखो काफ़ी सारे टैक्स तो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, तो अब तो जीएसटी सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स से संबंधित है। देखो हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो काफ़ी समय से एक कंप्लेन ये करते आए हैं कि इंडिया में छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब तो हैं ही, छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ड्यूटीज़ ऑन फ्यूल, क्लीन एनर्जी सेस, मंडी टैक्स, रॉयल्टीज़, बायोडाइवर्सिटी फीस। तो इन टैक्सेस की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट काफ़ी महंगा बिकता है, जबकि देखो उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जब विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं वो सस्ते बिकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इंडिया में पेन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे छोटे छोटे और भी टैक्स लगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बायोडाइवर्सिटी टैक्स। इस वजह से पेन बनने के बाद काफ़ी बड़ी कीमत पे वो पेन मार्केट में बिक रहा है। लेकिन देखो इसी प्रकार का पेन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, ये सारे छोटे छोटे टैक्स वहाँ पर नहीं लगते हैं। तो इंडिया का कोई और बिजनेसमैन चाइना से उस पेन को इंपोर्ट करता है तो वो पेन इंडिया की मार्केट में हमारे देश में प्रोड्यूस हुए पेन से सस्ता बिकता है। ये शिकायत है हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ की। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग के एक मेंबर ने अभी ये सजेस्ट किया है कि फॉरेन कंट्रीज से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगना चाहिए, यानी बैट, ताकि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, वो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स की कीमत के बराबर ही बिक सकें। अदरवाइज तो देखो हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं
उनके लिए तो घाटे का सौदा हुआ ना। इन छोटे छोटे टैक्सेस की वजह से वो थोड़े महंगे बिकेंगे, विदेश से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स है वो सस्ते बिकेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वैसे एक चीज़ आपको ये भी पता है, अभी फॉरेन कंट्री से जो माल इंपोर्ट किया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है, लेकिन ये बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स अलग से होगा, ये कस्टम ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, ये अलग से टैक्स होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पी के मोहंती कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई ने देखो 5 मेंबर्स का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप गठित किया है। किसके अध्यक्षता में? पी के मोहंती की अध्यक्षता में। क्या काम इनको दिया गया है? इनको देखो काम ये दिया गया है कि 30 सितंबर 2020 से पहले एक रिपोर्ट सबमिट करनी है आरबीआई को। किस इशू पर? इशू ये होगा कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंट्रोल और ओनरशिप संबंधित लाइसेंसिंग गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस किस प्रकार का होना चाहिए, अगर कोई एंटिटी या फिर इंडिविजुअल प्राइवेट बैंक ओपन करने के लिए अप्लाई करना चाहता है, लाइसेंस लेना चाहता है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लाइसेंस मिल जाता है और किसी एंटिटी के द्वारा शुरुआत में प्राइवेट बैंक ओपन कर दिया जाता है, तो जो प्रमोटर है, मतलब जिसने जो मेन पर्सन है बैंक को ओपन करने में, शुरुआत में उस पर्सन की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए और बाद में टाइमलाइन क्या होनी चाहिए उस बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी को कम करने की, यानी शेयर्स को डाइल्यूट करने की। तो ये जो इश्यूज हैं, इन सब पर पी के मोहंती कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी आरबीआई को 30 सितंबर 2020 से पहले। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से संबंधित है। ये रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के दौरान, यानी UNCTAD। सबसे पहले ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी 1991 में, उसके बाद से ही हर साल रिलीज होती है। क्या होता है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के करंट ट्रेंड्स के बारे में बताया जाता है। मतलब कौन से देश में कितनी FDI आई, विभिन्न देशों की रैंकिंग क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो 2020 की ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसके अनुसार 2019 में इंडिया में $51 बिलियन की FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जो कि पिछले साल के अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। 2018 में इंडिया में $42 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में 2019 में इंडिया 9वें स्थान पर रहा, और जबकि 2018 में इंडिया 12वें स्थान पर था। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, इस रिपोर्ट में कहा जाता है 2020 में ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% तक कम हो जाएगी। आप ये ग्राफ देखिए, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। अगर फिगर्स की बात करें, 2020 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो $1 ट्रिलियन से कम रह सकती हैं। 2005 के बाद ये पहली बार होगा कि ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1 ट्रिलियन से कम के स्तर पर आएगी। अब जल्दी से हम देखो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। UN सेक्रेटरीट का पार्ट है ये बॉडी। किसको रिपोर्ट करती है? ये बॉडी रिपोर्ट करती है UN जनरल असेंबली को और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। लेकिन इस बॉडी की अपनी अलग से मेंबरशिप है, लीडरशिप है, अलग से बजट होता है इस बॉडी का। ये बॉडी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। इस बॉडी के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद की जाती है ताकि वो भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के फ़ायदों को एक्सेस कर सकें। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जिसमें फ्री ट्रेड होता है, लिबरल ट्रेड होता है, उससे जो फ़ायदे होते हैं उसका लाभ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी उठा सकें। इस क्षेत्र में मदद की जाती है इस बॉडी की डेवलपिंग कंट्रीज़ की। इसके अलावा देखो जैसे UN की काफ़ी सारी दूसरी बॉडीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की प्रोग्रेस को ट्रैक करती हैं, उसी प्रकार से ये बॉडी भी ट्रैक करती हैं कि अभी विभिन्न देशों के द्वारा
कितनी प्रोग्रेस की जा चुकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को अचीव करने में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं इस बॉडी के द्वारा? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एमंग अदर्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में है। क्यों न्यूज़ में आया है ये इंस्टीट्यूट? क्योंकि देखो, उर्जित पटेल जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, इनको अब इस इंस्टीट्यूट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है सुर्खियों में आया है। पहले इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे वी एल केलकर, यानी विजय लक्ष्मण केलकर। हम बात करें इस इंस्टीट्यूट के बारे में, ये देखो ऑटोनोमस बॉडी है, जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था इस इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और पहले जो एक बॉडी हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन, और इसके अलावा कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके ये इंस्टीट्यूट एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1976 में। क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट? पब्लिक इकोनॉमिक्स में रिसर्च कैरी आउट करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है सरकार की। मतलब इस इंस्टीट्यूट को एक जो काम दिया गया है वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद करना पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में और रिफॉर्म्स लाने में। ऐसा डेटा दिया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरियस गवर्नमेंट्स को, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन आसान हो जाता है। पैसा कहाँ से मिलता है इस इंस्टीट्यूट को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट से एनुअल ग्रांट मिलती है, और इसी ग्रांट की सहायता से ये जो इंस्टीट्यूट है अपना नॉन गवर्नमेंट कैरेक्टर मेंटेन कर पाता है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। गवर्निंग बॉडी की बात करें, इस इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी में रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये सब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इसके अलावा नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव और 3 स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, स्पॉन्सरिंग एजेंसीज के मेंबर्स और दूसरे लोग जिनको इनवाइट किया जाता है वो भी शामिल होते हैं गवर्निंग बॉडीज़ में। ये जो गवर्निंग बॉडी है चेयरमैन और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होती है। यूजुअल जो देखो कार्यकाल होता है इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का वो 4 साल का होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में है। ये प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है ताकि इंश्योर किया जा सके कोविड-19 का बुरा इम्पैक्ट कम से कम पड़े पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स पर। बेनिफिशरीज इस प्रोग्राम के हैं फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, फार्मर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वुमेन, विडोज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। अभी कंटेस्ट ये है, इस प्रोग्राम के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $750 मिलियन का। इससे पहले इस प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे एग्जीक्यूट कर रही है इस प्रोग्राम को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखो, आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस फंड को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है। फंड कितने का है? 15,000 करोड़ का, हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए। मकसद ये है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये इंश्योर करना, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इंसेंटिव मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस फंड को लॉन्च किया गया था। बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं इस फंड के? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमईज, सेक्शन 8 में इस्टेब्लिश हुई कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको देखो कम से कम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद बैलेंस 90% शेड्यूल बैंक्स जो हैं वो लोन के तौर पर इन्हें मुहैया करवाएंगी।
एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने के लिए सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 4% इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और लोन मिलने के बाद 2 साल तक तो लोन वापस नहीं चुकाना है, 2 साल का मोरेटोरियम है। उसके बाद से बेनिफिशरी को लोन चुकाना स्टार्ट करना है और 6 साल के अंदर अंदर लोन की रीपेमेंट करनी है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट के बारे में है। ये देखो, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने IBM के साथ मिलकर, मतलब इन दोनों की पार्टनरशिप है। ये प्लेटफॉर्म किसके लिए है? दोनों के लिए है। जॉब सीकर्स के लिए भी है, मतलब जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी है, और जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए भी हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे जॉब सीकर्स के लिए काफ़ी सारे कोर्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। IT फील्ड से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, ब्लॉकचेन से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित, बिजनेस स्ट्रेटजी से संबंधित, डिजिटल स्ट्रेटजी, लीगल सपोर्ट और भी बहुत सारे। इवन देखो, हमारे देश के वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ट्रेनर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ट्रेनर्स या फिर ITIs के ट्रेनर्स हैं, ये भी इस पोर्टल पे जाके काफ़ी सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बाद में स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तत्वाधान में यानी गाइडेंस में ये बॉडी काम करती है। ये रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कोविड-19 की महामारी के कारण जो हमारे देश में जॉब लॉस हुआ है या फिर बिजनेसेस पे प्रभाव पड़ा है, उस चीज़ को एड्रेस करने की दिशा में ये एक कदम है। नेक्स्ट आर्टिकल, ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज। इंडिया ने G20 मेंबर से कहा है ट्रिप्स के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबिलिटीज हमें मिली है, ठीक है, हम उसे यूज करते हैं। टाइम आ गया है ये फ्लेक्सिबिलिटीज को इंप्लीमेंट करने का। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंडिया क्यों ऐसा कह रहा है। इंडिया ने कहा, देखो जो हमारा एक्ट है, पेटेंट एक्ट 1970, ये एक्ट के अंतर्गत हम फ्लेक्सिबिलिटीज ला सकते हैं क्योंकि सभी को एसेंशियल मेडिसिन, ट्रीटमेंट और वैक्सीन की जरूरत होगी कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो अफोर्डेबल प्राइस पर सब अवेलेबल होगा। इंडिया ये फ्लेक्सिबिलिटी पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत कह रहा है, जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है पेटेंट एक्ट में इमरजेंसी सिचुएशंस में। रीजन क्या है जो इंडिया G20 मेंबर से कह रहा है कि भाई हम ये फ्लेक्सिबिलिटीज एनेबल करेंगे। डायरेक्टली इंडिया क्यों एनेबल नहीं कर रहा है? सपोज करिए कोई कंट्री कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर लेती है, तो उसके अपने पेटेंट होते हैं, राइट? उसका पेटेंट राइट होता है वो वैक्सीन के ऊपर, वो प्रोडक्ट के ऊपर। ये पेटेंट मिलने के बाद कंपनी की मर्जी पर वैक्सीन का प्राइस डिटरमिन कर लेती है और कोई दूसरा देश वो वैक्सीन को कॉपी नहीं कर सके, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये प्रोटेक्शन जो होता है वो ही पेटेंट होता है एक पेटेंट होल्डर का, कि ये 20 ईयर्स तक कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी कंट्री इसको कॉपी नहीं करेगा। हाँ, अब जो ये रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन वही बता रहे हैं, देखिए भाई हमें है ना जो पेटेंट के इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसा कि कोई 20 साल तक ये नहीं बना सकता, अगर ये चाह रहा है कि वैक्सीन होना तो उसको रॉयल्टी पे करना होगा और बहुत सारी चीजें। तो ये इम्पैक्ट जो है पेटेंट के, उसको मिटिगेट करने के लिए ट्रिप्स ने फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड की है। इसको कह रहे हैं हम पॉलिसी स्पेसेस। ये पॉलिसी में कुछ स्पेस लाई गए हैं क्योंकि इस तरह के बुरे सिचुएशंस जब आ जाते हैं, जैसा कि एसेंशियल मेडिसिन की जरूरत हो जाना, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत हो जाना और वैक्सीन की जरूरत हो जाना, तब क्या होगा? तब हम जब ये लॉ बनाना बहुत देर हो जाती है, पूरे कंट्रीज इन्वॉल्व होना, अग्रीमेंट पे साइंस होना एटसेट्रा।
तो इसी के सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ पॉलिसी स्पेसेस दी जाती है। जैसा कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि एक क्लॉज था, पीस क्लॉज, जो डब्ल्यूटीओ ने दिया था डेवलपिंग कंट्रीज को। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई है ट्रिप्स के अंतर्गत। ट्रिप्स अग्रीमेंट और इसके अलावा दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ 2001 फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करती है ये रिगार्ड में, एसेंशियल ट्रीटमेंट के लिहाज में। ट्रिप्स का एम क्या है? ट्रिप्स का एम तो यही है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेटेंट के मेडिसिन को या ट्रीटमेंट को, तो इन लोगों के लिए कॉम्पैटिबल नॉर्म्स इस्टेब्लिश करना था कि ऐसे सिचुएशंस में ये लोग को मदद मुहैया करवा सके in a manner that enables them to pursue their own public policies either in a specific field like access to pharmaceutical products or protection of biodiversity। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अलावा भी अगर आप चाह रहे हैं कि ये नॉर्म्स यूज करना, तो आप यूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस दैट सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सम मेजर फ्लेक्सिबिलिटीज क्या है ट्रिप्स के अंतर्गत, वो हम देखते हैं। पहले तो आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब ये कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है? कंपलसरी लाइसेंसिंग enables a competent government authority to license the use of patented invention on a third party or government agency without consent of the देखिए, अब देखिए, ये एक समझिए कि X इज अ कंट्री और A जो है वो पर्सन है जो ये वैक्सीन का खोज कर लेता है। अब दूसरी वाई कंट्री जो है ये डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, यहां पे दिया गया है, देखिए डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री। अब ए एक्स कंट्री में रहता है और यहां पे वैक्सीन की खोज कर लिया है। अब ये पेटेंट मानने, मतलब इसका अप्रूवल लेने के लिए एक्स के पास अप्लाई कर दिया है। एक्स को मालूम हो गया कि इसने वैक्सीन की खोज कर ली है। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पे लोगों को एसेंशियल वैक्सीन की जरूरत है, तब ये एक्स अपने खुद से फैसला ये लेगा, देखिए भाई हम आपको पेटेंट नहीं देंगे, ठीक है, पेटेंट नहीं देंगे और कम से कम दाम में दूसरे कंट्रीज को हम ये वैक्सीन अवेलेबल करवा देंगे, मुहैया करवा देंगे। सेकेंड होता है पैरेलल इंपोर्टेशन। इट इज इंपोर्टेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर और पेटेंट प्रोडक्ट मार्केटेड इन अनदर कंट्री। देखिए यहाँ पे भी पेटेंट होल्डर की सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं है, साइन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी पेटेंट होल्डर की साइन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंट्री डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन दे सकती है, सप्लाई कर सकती है, और यहाँ पे कंट्री भी कर सकती है या पेटेंट होल्डर जो है वो अपनी खुद ही से वैक्सीन को सप्लाई कर सकता है। अगर पेटेंट होल्डर कंसेंट नहीं भी दे रहा है तो कंट्री क्या कर सकती है, अपनी ओर से ये वैक्सीन को दूसरे कंट्रीज में सप्लाई कर सकती है। ये इट enables access to affordable medicines because there are substantial price differences between the same pharmaceutical products sold in different markets। ठीक है, ये एक्सेस करवाने के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन, ये फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई है ट्रिप्स के अंतर्गत। इंडिया यही कह रहा है कि भाई हम ये अप्लाई करेंगे तो मदद मिलेगी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को। अबाउट ट्रिप्स अग्रीमेंट, द ट्रिप्स अग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स इन 1995। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स अग्रीमेंट। अब मैं बताता हूं ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स अग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स in 1995 is the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property। ट्रिप्स एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको WTO के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये अग्रीमेंट में क्या है, ये अग्रीमेंट में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया है इस अग्रीमेंट में। ये स्टैंडर्ड सभी WTO मेंबर्स पर लागू होंगे। आप मुझे ये बताइए आईपी क्या होता है। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी हमारे माइंड की क्रिएशन। अब ये माइंड की क्रिएशन ऐसे ही है ना, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उनका खुद का आइडिया है जिसने ये इन्वेंट किया है। अब उसके लिए आपको या तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी या उसके पेटेंट राइट्स खरीदने होंगे। तो देखिए ये बना कैसा गया था। 1986 में कहानी स्टार्ट होती है और 1994 तक निगोशिएशन में रहते हैं कि हम किस तरह से ये अग्रीमेंट बनाएं। लास्टली
ड्यूरिंग द यूरुग्वे राउंड ऑफ द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गाट जिसे कहते हैं हम, ये फाइनली फाउंडेशन रख दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है जो ट्रिप्स के नॉर्म्स को डिटरमिन किया था बाद में। इट सेट्स आउट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय ईच मेंबर, ठीक है। अग्रीमेंट इज इन लाइन विद द मेन कॉन्वेंशंस ऑफ द, देखिए दो कॉन्वेंशंस के लाइन पे ये अग्रीमेंट किया गया, एक तो है WIPO और दूसरा है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेरिस कन्वेंशन जिसे कहते हैं हम, एंड द बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। बर्ने कन्वेंशन लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार सवाल भी कर लिया है इसके ऊपर। द एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इट कवर्स आर, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं। इसके अलावा भी न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ले और डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा, ये सारे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। मेंबरशिप इन WTO इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन टू कॉम्प्लाई विद द ट्रिप्स अग्रीमेंट। अगर आप WTO के मेंबर हो तो ऑटोमेटिकली आप ट्रिप्स के अग्रीमेंट को साइन कर लिए हो, ठीक है। इंडिया WTO का मेंबर है, 1995 में इंडिया ने WTO को साइन किया था। नेक्स्ट आर्टिकल, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाई है शुगर इंडस्ट्री या शुगर केन को देखरेख करने के लिए, एंड इनफैक्ट इसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को सबमिट हो चुकी है। सबसे पहले तो सवाल यह आता है, टास्क फोर्स क्यों लगाई गई है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी? टास्क फोर्स इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि शुगर इंडस्ट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्यूशंस निकालने होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काम में आए। खास तौर पे स्टेट असिस्टेंस को लेकर, स्टेट असिस्टेंस जो दी जा रही है उसको कहते हैं SAP, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। SAP के रूप में उसको थोड़ा रैशनलाइज करना होगा, उसके फायदों के अलावा नुकसान भी हो रहे हैं और उसके बाद बढ़िया से सॉल्यूशंस हमें लाने होंगे। देखिए इन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा कि देखिए हम मैंडेट कर देंगे रिकमेंडेशंस हमारे, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस करेगा इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर पे अगर इम्पैक्ट कम करना होगा तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाना ही होगा और ये अलाइनिंग भी करेगा शुगर इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट के डिमांड्स को मीट करने के लिए। अब देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं कि टास्क फोर्स भी गठन हो गई है नीति आयोग के द्वारा, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। रीजन क्या है भाई? शुगर इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस क्या है जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है इसमें? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं तकरीबन 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स और इनफैक्ट डायरेक्टली 5 लाख फार्मर्स एम्प्लॉयड किए जाते हैं शुगर मिल्स में और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि एंसिलरी एक्टिविटीज में जो एम्प्लॉयमेंट हासिल किए हैं लोग, वो क्या है रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट, शुगर केन फार्मर्स से लेकर शुगर मिल्स तक पहुंचाना, ट्रेड सर्विसिंग ऑफ मशीनरी, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री में। डायरेक्टली तो फील्ड पे होंगे, इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रेड सर्विसिंग ऑफ मशीनरी या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स में। मतलब ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल लेवल में इंडिया ने किस तरह का स्पेस बनाया है शुगर को लेकर? देखिए शुगर इंडस्ट्री प्लेस अ लीडिंग रोल इन ग्लोबल मार्केट एंड इनफैक्ट ब्राजील के बाद में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन या शुगर का। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो इंडिया 15% ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस करता है शुगर केन और ब्राजील 25% करता है। ठीक है, लिंकेज विद अदर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इन्वॉल्व होती है, जैसा कि बायो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें शुगर की जरूरत होती है, बायो इथेनॉल के लिए, बायो मैन्यूर एंड केमिकल्स के लिए। शुगर केन प्राइसिंग इन इंडिया, प्राइसेस जो है शुगर केन के किस तरह से डिटरमिन किए जाते हैं इंडिया में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं शुगर केन के प्राइसेस गवर्न किए जाते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द शुगर केन कंट्रोल एक्ट 1966 के द्वारा।
जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA 1955 के अंतर्गत परफॉर्म करती है। एक तो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइसेस अनाउंस करती है लेकिन रिकमेंडेशंस लेती है CACP के, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्राइसेस मतलब शुगर केन के प्राइसेस अनाउंस करती है। एंड इनफैक्ट जो रिकमेंडेशन CACP देता है वो कंसल्ट करके देता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से एंड एसोसिएशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ये दो लोग से कंसल्ट करने के बाद CACP अपने रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट शुगर केन का प्राइस अनाउंस करती है ना। FRP एक मिनिमम प्राइस है जो कि मिल्स पे करते हैं फार्मर्स को। ये रिप्लेस किया था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, यानी FRP से पहले जो हमारे पास प्राइस डिटरमिन किया जाता था वो SMP के तहत। अब FRP क्यों चल रहा है, क्योंकि FRP के कुछ अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं, देखिए इसमें फार्मर को वेट नहीं करना पड़ेगा कि सीजन खत्म हुए तक क्या प्रॉफिट आ रहा, कितना शुगर मिल पे कर रही है, ऐसा नहीं होगा। FRP में क्या होगा, फार्मर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा और जो भी प्रॉफिट आएगा शुगर मिल से और गवर्नमेंट से ये तुरंत फार्मर से शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी ये एश्योर करेगा मार्जिन ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क टू फार्मर्स। जैसा कि होता ये है, शुगर केन इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट हासिल करने के बाद ही फार्मर्स को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट और नॉट, शुगर केन इंडस्ट्री को प्रॉफिट मिलो या नहीं मिलो, लेकिन फार्मर्स को अपने शेयर का प्रॉफिट देती है शुगर मिल। ये फॉलोइंग पैरामीटर्स के ऊपर प्राइस डिटरमिन किया जाता है FRP के तहत। देखिए ये है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन की कॉस्ट क्या है पहला। दूसरा, अगर अल्टरनेटिव क्रॉप्स अगर लगा देते हैं तो शुगर केन के क्रॉप्स की वैल्यू क्या होगी, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये फार्मर्स को समझाएंगे। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर्स एट ए फेयर प्राइस, शुगर केन का जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है उसके बाद में जो शुगर मिल रही है कंज्यूमर्स को वो फेयर प्राइस पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। प्राइसेस एट विच शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन इज सोल्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन से कितनी शुगर हम रिकवर कर पा रहे हैं। Similarly, the realization made from sale by product, namely molasses, bagasse and press mud or other imputed value। तो ये देखिए ये सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट से हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, जैसा कि मोलासेस एक थिक कलर का जूस होता है जो बाई प्रोडक्ट होता है शुगर केन का, बगासे भी वैसे ही होता है और प्रेस मड और अदर इंप्यूटेड वैल्यूज कि ये लोग किस तरह का प्रॉफिट दे रहे हैं। सिमिलरली रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोवर्स ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, ये रिपीटेड पॉइंट है कि फार्मर्स को मार्जिन दे रहे हैं प्रॉफिट में या नहीं दे रहे हैं शुगर मिल्स। अब इसके अलावा FRP के अलावा और एक प्राइस आता है स्टेट एडवाइस प्राइस, जहां पे स्टेट एडवाइस करेंगे प्राइस को। CACP FRP के लिए नहीं कहेगा, SFP के लिए कहेगा, क्योंकि SFP हायर होता है FRP से। ये याद रखें आप, SFP हायर होता है FRP से। नेक्स्ट आर्टिकल, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। यहां पर राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रमोशन फोरम बनाए जा रहे हैं और ये फोरम राइस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाए जाएंगे, यानी कि हमारे कंट्री से जो चावल बाहर जाता है वो इंक्रीज करने के लिए फोरम बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम सेटअप किया है वो अपीडा अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। ये अपीडा अथॉरिटी क्या है, देखिए अपीडा का मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे पर्टिकुलर्स कि किस तरह से सप्लाई चेन चल रही है राइस की। हो रहा ये है कि प्रोडक्शन तो हमारी बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट रेट है वो गिरते रह रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अब ये एक्सपोर्ट को बढ़ाएं कैसा, वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें प्रमोशन करना होगा राइस का। हमारे यहाँ किस तरह की राइस आती है,
क्या है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रमोट करना होगा। ये प्रमोट कैसा करेंगे? ये फोरम के द्वारा होगा। ये फोरम का नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ये मॉनिटर करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और एंटिसिपेट भी करेगा किस तरह से राइस के प्रोडक्शन होना चाहिए और किस तरह से हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसी के हिसाब से पॉलिसी मेजर्स बनाए जाएंगे। अपीडा क्या है बताता हूं मैं आपको। देखिए, अपीडा को एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के द्वारा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 में यह एस्टैब्लिश किया गया था। और ये देखिए कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत अपीडा वर्क करता है। इट इज मैंडेटेड with the responsibility of export, promotion and development of products such as fruits, vegetables। देखिए, ये अपीडा सिर्फ राइस की हद तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि राइस के अलावा भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लोरिकल्चर, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस एट्सेट्रा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपीडा के ऊपर होती है कि इनको किस तरह से प्रमोट करें। राइस के लिए तो स्पेसिफिक फोरम अभी बना है, ठीक है। अंडर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ अपीडा, अपीडा प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए, ये स्कीम के अंतर्गत अपीडा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि इनको मीट करना होता है मार्केट डेवलपमेंट से। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस के लिए। ये सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस अपीडा के द्वारा होगी। अपीडा हैज़ ऑल्सो बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा भी देखिए, अपीडा के ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शुगर का इंपोर्ट किस तरह से हो रहा है वो देखें। अभी हमने देखा शुगर और शुगर केन के बारे में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपीडा के ऊपर है। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, देखिए इंडिया में किस तरह का राइस प्रोडक्शन है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में राइस का। लेकिन 2011 के बाद में इंडिया ने एक नया मोड़ लिया है। अभी तक 2011 से पहले तो बासमती चावल जा रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे, लेकिन 2011 के बाद नॉन बासमती चावल भी जा रहे हैं। इस लिहाज से इंडिया नंबर 1 हो गया है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है, ठीक है। अब देखिए राइस का शेयर कौन से सीजन में क्या होता है। हमारे पास 3 तरह के सीजन से, एक है खरीफ, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है ज़ैद। हम खरीफ और रबी की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर राइस यहाँ पे कल्टीवेट होता है। देखिए, खरीफ में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है राइस और कंपेयर टू रबी सीजन। रबी में भी होता है कल्टीवेट, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना खरीफ में कर सकते हैं हम। इंडिया का राइस प्रोडक्शन ग्रो करते रह रहा है। 2010-11 में 96 मिलियन टन था और अभी क्या है 2019-20 में 117.47 मिलियन टन से, यानी 22% इंक्रीज हो गया है एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स। तो देखिए, प्रोडक्शन तो हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये फोरम का गठन किया गया है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं मैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, 2 तरह की सीडिंग ऑफ राइस हो सकती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट सीडिंग राइस, इनडायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, IDR करता हूं मैं इसको। देखिए, डायरेक्ट में होगा ये, आप डायरेक्टली फील्ड पे जाओगे और यहाँ पे सोन कर दोगे अपने सीड्स। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, फील्ड में जाने से पहले आप नर्सरी में रखोगे। पहला स्टेज ये होगा कि आप सीड्स को यहाँ पे नर्सरी में सोन करोगे। 25 से 35 दिन वेट करने के बाद में आप फील्ड पर लेके जाओगे इसको, जब ये यंगर प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस को बोलते हैं, जो नर्सरी से लेके हम फील्ड में लेकर जा रहे हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी। होता यह है कि जो लेबर्स थे, बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं पंजाब हरियाणा फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में मैं बोलूँ, लेकिन ये जो लेबर्स है वो दूसरे शहरों के हैं, जैसा कि बिहार यूपी से आते हैं बहुत सारे, और ये काम को अंजाम देते हैं नर्सरी से फील्ड में। लेकिन अभी ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप है ना डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करना, क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके खुद के फायदे होते हैं। देखिए, DSR के फायदे क्या है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का फायदा ये है कि पहले तो वाटर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा केमिकल हर्बिसाइड से, और हर्बिसाइड जो है वो अपने में आप फायदे वाले हैं, जैसा कि ये प्रिवेंट करेंगे ग्रोथ ऑफ वीड्स को। जब ये हर्बिसाइड्स होंगे पानी के बदले, तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वीड्स को,
अदरवाइज बीट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये दो तरह के फ़ायदे हैं DSR के। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।